नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सिविल केसेस में दीवानी मामलों में वाद प्रश्न इश्यूज कैसे फ्रेम किए जाते हैं। वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा जो है हम अच्छे से सही तरीके से इश्यूज फ्रेम कर सकते हैं। मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सिविल केसेस में जब जजमेंट लिखा जाता है तो जजमेंट के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो कि टाइटल पार्ट होता है, शीर्षक भाग होता है। उसके बाद जो मिडिल पार्ट होता है जिसके अंतर्गत जो है बॉडी तैयार की जाती है, सारे पैराग्राफ्स में जो है उसको मेंशन किया जाता है। और इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसके अंतर्गत हम जो है आदेश वगैरह, निर्देश, डिग्री वगैरह जहां पर जो है उसका निर्देश देते हैं, तो वो जो है थर्ड पार्ट होता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है जो सिविल जजमेंट राइटिंग की जो बॉडी पार्ट है, इसके अंतर्गत जो 5वां पैराग्राफ, 5th पैराग्राफ, जिसके अंतर्गत वाद प्रश्नों की विरचना की जाती है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो लेक्चर। मित्रों, वाद प्रश्न विरचित करना सीखने से पहले, इश्यूज फ्रेम करना सीखने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि भाई वाद प्रश्न होते क्या है, इश्यूज होते क्या है। तो बहुत सिंपल सी भाषा में समझिएगा, वाद प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके निराकरण पर उस मामले का निष्कर्ष, उस मामले का जो डिसीजन है वो आधारित होता है। मतलब कि किसी मामले में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जिन प्रश्नों का निर्धारण करना होता है, उन प्रश्नों को हम वाद प्रश्न बोलते हैं, इश्यूज बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस जो है किसी भी निर्णय में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी मकान का स्थायित्व उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से कोई निर्णय कितना सटीक है, कितना सही है, वह उसके वाद प्रश्नों पर आधारित होता है। वाद प्रश्न डिसाइड करते हैं कि भाई ये मामला जो है, इसका जो निर्णय डिसाइड किया गया है वो कितना सटीक होता है। तात्पर्य यह है कि किसी भी मामले के लिए, किसी भी सिविल जजमेंट के लिए जो है वाद प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इस बात को समझ लीजिएगा कि एग्जाम में वाद प्रश्न अगर आपके सही बने हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि अगर आपने फॉर्मेट वगैरह सही से बनाया है और सही से उन वाद प्रश्नों का निराकरण किया है तो आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। मोस्ट ऑफ एग्जामिनर जो है आपका निर्णय जब देखता है तो वह सबसे पहले फॉर्मेट देखेगा। फॉर्मेट के बाद जो है आपने जो वाद प्रश्न विरचित किए हैं सबसे पहले उस पर नजर जाएगी। और अगर वो समझ जाएगा कि आपके वाद प्रश्न सही बने हैं, अच्छे बने हैं, मतलब कि जो पर्याप्त वाद प्रश्न बनाने चाहिए वो आपने बनाए हैं, उसके बाद जो वो आगे चेक करेगा और ये वाद प्रश्न ही आपको कितने नंबर देने चाहिए वह निर्धारित कर देता है। तो वाद प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि वाद प्रश्न विरचित कैसे किए जाए, क्या तरीका है, किस तरह से जो है एग्जाम में वाद प्रश्न इश्यूज जो है फ्रेम किए जाए। देखिएगा, सबसे पहले आपको यह सलाह देते हैं कि आप वाद प्रश्न विरचित करना सीखने से पहले जो है सीपीसी का, सिविल प्रक्रिया संहिता का जो आदेश 14 है, ऑर्डर 14 है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। वहां पर जो है आपको यह समझ में आएगा कि वाद प्रश्न कितने प्रकार के हैं। वैसे अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी जो है आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कि वाद प्रश्न जो है कितने प्रकार के होते हैं, वाद प्रश्न विरचित करने के लिए सामग्री क्या क्या आवश्यक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ऑर्डर 14 आप सीपीसी में देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वाद प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सिंपल सी भाषा में आप समझे कि किसी भी मामले में वाद प्रश्न जो है मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ऐसे वाद प्रश्न जो कि तथ्यात्मक है, जिनको हम तथ्यात्मक वाद प्रश्न बोलते हैं, जिनका निराकरण जो है उस मामले में जो तथ्य आए हैं, उस मामले में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, साक्ष्य पेश किए गए हैं, उनके निराकरण पर उस तथ्यात्मक वाद प्रश्न का उत्तर निर्मित होता है। फिर दूसरे नंबर पे हम देखें कि जो वाद प्रश्न विधि पर आधारित होते हैं, मतलब कि किसी मामले में अगर कोई लीगल जो है इशू को चैलेंज किया गया है, किसी विधिक बात को डिसाइड करना है, तो ऐसी स्थिति में जो वाद प्रश्न विरचित किया जाएगा उसे हम लीगल इश्यूज बोलेंगे या जो है विधिक वाद प्रश्न बोलेंगे। अब इन वाद प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए जो है मुख्य रूप से मामले में जो कह सकते हैं कि जो विधिक व्याख्या है उसके आधार पर इन प्रश्नों को डिसाइड किया जाता है। जैसे कि हम आसान भाषा में या
एग्जाम्पल में आपको बताएं कि मान लीजिए किसी मामले में ये चैलेंज कर दिया गया है कि भाई ये जो वाद है यह मर्यादा लिमिटेशन के बाहर है तथा इसे डिसमिस कर देना चाहिए, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि भाई ये जो केस फाइल किया गया है यह रेजुडिकेटा के प्रभाव के कारण जो है इसको जो है न्यायालय में जो है डिसमिस कर देना चाहिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इन्हें हम लीगल क्वेश्चंस बोलते हैं, इन्हें हम विधिक प्रश्न बोलते हैं और इनके निर्धारण पर जो है कह सकते हैं लॉ के आधार पर इनको निर्धारित किया जाता है। अब यहां पर जो है अगला एक प्रश्न और तरीके का बनाया जाता है जहां पर हम किसी लीगल जो है किसी फैक्चुअल क्वेश्चन और उसके साथ साथ किसी लीगल क्वेश्चन को मिक्स कर यहां हम कहें कि जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन जो है फैक्ट पर भी आधारित होता है और इसी के साथ साथ कोई लीगल जो है इशू पर भी आधारित होता है, ऐसे मिक्स क्वेश्चन को भी हम तैयार करते हैं। अब यहां पर ये तो बात हो गई कि भाई कितने प्रकार के वाद प्रश्न होते हैं। अब इसके बाद हम देखें कि वाद प्रश्न को निर्मित करने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए, किन किन क्या क्या सामग्री पर के आधार पर जो है वाद प्रश्न विरचित होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिएगा कि जब हम सीपीसी का ऑर्डर 14 का रूल 3 देखते हैं तो वहां पर जो है क्या बताया गया है कि वाद प्रश्न को विरचित करने के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक है। तो आदेश 14 के नियम 3 में बताया गया है कि वाद प्रश्न विरचित करने के लिए पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या ऐसे पक्षकारों के प्लीडर द्वारा शपथ पर किए गए जो भी अभिकथन है वे अभिकथन जो है सामग्री होंगे वाद प्रश्न विरचित करने के लिए। फिर इसके बाद अभिवचन या वाद में दिए गए परिप्रश्नों के उत्तर में किए गए अभिकथन जो है वे अभिकथन जो है एक मटेरियल होगा वाद प्रश्न विरचित करने के लिए। फिर इसके बाद पक्षकारों द्वारा पेश दस्तावेज की अंतर्वस्तु। तो ये जो चीजें हैं, ये जो है मटेरियल है, यह वाद प्रश्न विरचित करने में उपयोग होता है। अब इस बात को समझिएगा कि एग्जाम में जो है आपके समक्ष क्या क्या रहता है। एग्जाम में जो है आपके समक्ष रहता है किसी भी मामले का वाद पत्र, कि भाई वाद पत्र जो है संक्षिप्त में ब्रीफली जो है ये है। तो आपके सामने वाद पत्र रहता है। फिर इसके बाद प्रतिवादी का जो है जो ब्रीफ में उसका जो अभिकथन है, जो उसके अभिवचन है, वो आपके सामने रहते हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर आपको वाद प्रश्न विरचित करने होते हैं। अब आप समझिएगा वो ट्रिक जिससे आप वाद प्रश्न अच्छे से विरचित कर पाएंगे। देखिएगा कि आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि जो वादी है उस वादी ने अपने वाद प्रश्न में न्यायालय से क्या अनुतोष चाहा है। बात समझिएगा, वादी न्यायालय से क्या अनुतोष चाह रहा है, वह न्यायालय से किस बात का आदेश या डिक्री देने के लिए जो है निवेदन कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसको दिमाग में रखिएगा। फिर इसके बाद जो है आपको दूसरा पॉइंट जो है दिमाग में रखना है कि भाई जो वो न्यायालय से चाह रहा है, उसको जो न्यायालय से चाह रहा है उसको चाहने के पीछे आधार क्या क्या है, उसको रिलीफ जो है किन किन आधारों पे चाहिए, और जिन आधारों पर रिलीफ चाहिए उसके संबंध में अगर प्रतिवादी ने कोई विरोध किया है, अपने डिफेंस में कुछ कहा है, तो जहां पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी आए, जहां पर वाद पत्र में जो फैक्ट उसने दिए हैं वादी ने और प्रतिवाद पत्र में जो अभिवचन उसने किए हैं, इनके बीच में जहां पर भी घर्षण होगा, जैसे कि आप इन दोनों हाथों को देखें कि अगर ये वाद पत्र है और ये प्रतिवाद पत्र है और आपके मस्तिष्क में क्या चीज क्लियर है कि वादी जो है न्यायालय से क्या चाह रहा है, तो उस चाहने के लिए अगर हम इन दोनों वाद प्रश्न को कह सकते हैं, आपके वाद पत्र को और अभिकथनों को अगर हम ऐसे घर्षण करें, उन दोनों को पढ़ें, तो जहां पर घर्षण होगा, जहां पर उन वाद प्रश्न और अभिवचनों में जो है कह सकते हैं कि विरोध होगा, वहां पर वाद प्रश्न निर्मित होता है। तो ये जो ट्रिक है इसको आप एग्जाम में फॉलो कीजिएगा। फिर से समझिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिए कि वादी ने चाहा क्या है, वादी ने जो चाहा है उसके पीछे आधार क्या है, और जो आधार वादी दे रहा है उसके संबंध में जो प्रतिवादी है वह अपना क्या पक्ष रखता है, किन आधारों को वादी स्वीकार कर रहा है, किन को अस्वीकार कर रहा है। जिन आधारों को वादी ने स्वीकार कर लिया वो तो स्वीकृत तथ्य हो गए, लेकिन जहां पर वादी उन जहां पर प्रतिवादी उस वाद पत्र में दिए गए बातों को या तथ्यों को नकारता है
उसको डिनाई करता है, वही सारे प्रश्न जो है निर्मित किए जाते हैं किसी भी मामले को डिसाइड करने के लिए। तो आपको अपने दिमाग में क्या रखकर वाद प्रश्न बनाने हैं कि वादी ने चाहा क्या है और वादी ने जो चाहा है उसके आधार क्या है, और जो आधार है उन आधारों में से जो प्रतिवादी है किस किस के बारे में इंकार करता है, किसको अस्वीकार कर रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप वाद प्रश्न भी रचित करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक है उसमें आप जो मैंने आपको ट्रिक बताई इसको दिमाग में रखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वाद प्रश्न जो है बहुत हद तक सही बनेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब वाद प्रश्न निर्मित किया जाते हैं तो वहां पर जो है एक ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है कि भाई किस क्रम में कौन कौन से जो है कह सकते हैं वाद प्रश्न आएंगे। तो यहां पर आप बात समझिएगा कि भाई कोई भी स्टोरी या वाद पत्र आपके सामने कोई भी मामला आया है तो उस मामले में उस मामले को अंतिम निर्णय देने के लिए जो है सबसे पहले जिस प्रश्न को निर्धारित करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि भाई किसी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है कोई मनी की रिकवरी करने के लिए कोई आपके सामने वाद प्रश्न आया है या केस आया है, तो सबसे पहले आप क्या निर्धारित करेंगे। अगर इस बात में डिस्प्यूट हो कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह जो है लीगल नहीं है, वह कॉन्ट्रैक्ट निर्मित ही नहीं हुआ, तो सबसे पहले प्रश्न क्या बनना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं हुआ था, है ना, जो संविदा की गई थी या नहीं की गई थी। फिर इसके बाद उस संविदा के अंदर अगर कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर दोनों वादी या प्रतिवादी में विरोध है उस पर प्रश्न निर्मित करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑर्डर में जो है आपको वाद प्रश्न विरचित करने चाहिए और इस तरह से वाद प्रश्न आप विरचित करेंगे तो आपके जो वाद प्रश्न है वह सही बनेंगे। तो ये तो बात हुई उस ट्रिक की जिसके आधार पर वाद प्रश्न आप विरचित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्मेट पर। तो देखिएगा कि आपका जो एग्जाम है एमपीसीजे का एग्जाम या एमपीएडीजे का एग्जाम, इन दोनों ही एग्जाम का जो फोर्थ पेपर है उसमें 2 क्वेश्चंस में आपको वाद प्रश्न विरचित करने हैं। एक तो सेपरेट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको वाद प्रश्न विरचित करने हैं और दूसरा जो है जो जजमेंट राइटिंग होती है सिविल केस की उसमें आपको वाद प्रश्न विरचित करना है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट बताते हैं जहां पर कि सेपरेट क्वेश्चन है इश्यूज फ्रेम करने के लिए। देखिए जहां पर सेपरेट क्वेश्चन है वहां पर आपको जो है किस प्रकार से इश्यूज फ्रेम करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना होगा, आपको उस इश्यूज फ्रेम करने के इससे पहले जो है टाइटल बनाना पड़ेगा। अब टाइटल कैसे बनेगा, तो आपकी स्क्रीन पर जो स्लाइड आई है उसमें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो है न्यायालय का नाम, फिर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फिर उसके बाद जो है सिविल केस नंबर। तो प्रॉपरली जो है आपको सबसे पहले टाइटल बनाना चाहिए और टाइटल बनाने के बाद जो है आप नीचे लिखिए कि भाई इश्यूज जो है ये है और फ्रेम्ड बाय मी, मतलब या कह सकते हैं फ्रेम्ड ऑन, जिस डेट को इश्यूज फ्रेम कर रहे हैं उसको आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है यहां पर जो आपको बोर्ड में बताया जा रहा है उसको आप जो है वहां पर फ्रेम करिएगा, उस तरीके से फ्रेम कीजिएगा। और लास्ट में जब आप फ्रेम कर लें तो जिस प्रकार हम निर्णय में सिग्नेचर वगैरह जजेस करते हैं, जैसे कि अगर निर्णय लिख रहे हो तो आप क्या करेंगे, मेरे द्वारा निर्णय लिखा गया, तो यहां पर जब आप वाद प्रश्न विरचित कर लें तो नीचे आप क्या करेंगे कि मेरे द्वारा वाद प्रश्न विरचित किए गए और सिग्नेचर वगैरह की जो जगह है वो आप निर्मित कर देंगे। तो इस प्रकार से जहां पर कि सेपरेट क्वेश्चन आया है इश्यूज फ्रेम करने का, उसका फॉर्मेट इस प्रकार से बनेगा। अब यहां पर हम आए कि अगर मान लीजिए कि आपको जजमेंट के अंदर इश्यूज फ्रेम करना है तो जो 5th स्टेप होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई बॉडी में फर्स्ट स्टेप जो है समरी ऑफ द सूट रहती है कि भाई जो है समरी रहता है कि ये मामला किस आधार पर पेश किया गया है। दूसरे नंबर पर जो है सेकंड स्टेप होता है कि भाई स्वीकृत तथ्य क्या है। तीसरा स्टेप होता है कि भाई वादी का वाद क्या है संक्षिप्त में। फिर चौथा स्टेप होता है कि भाई जो प्रतिवादी है उसने अपने अभिकथन क्या किए हैं। और फिर उसके बाद जो 5वां स्टेप होगा, 5वां बिंदु होगा, वहां पर अपन क्या करेंगे, वाद प्रश्नों को विरचित करेंगे। अब यहां पर समझिएगा कि जब वाद प्रश्न विरचित करें तो आपको जो है उसकी हेडिंग किस प्रकार से बनानी है। देखिए सामान्यतः लोग जो है इस प्रकार से भी बना देते हैं कि मामले में वाद प्रश्न इस प्रकार जो है निम्नलिखित विरचित किए गए, तो इतना पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द सीपीसी कि सीपीसी के ऑर्डर 14 के रूल 3 में बताया गया है कि वाद प्रश्न विरचित करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, कि भाई वादी ने जो अपना वाद प्रश्न जो है वाद पत्र प्रस्तुत किया है, अभी प्रतिवादी ने जो अपने अभिकथन कहे हैं, जो दस्तावेज आए हैं, इनके आधार पर आप वाद प्रश्न विरचित कर रहे हैं ना। तो यही लाइन जो है आपको अपने वाद प्रश्न विरचित करने की जो हेडिंग है उसमें लिखना चाहिए।
तो यहां पर हम देखें, हमने इंग्लिश में यहां पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग, मतलब जो पार्टीज की प्लीडिंग है, वादी का जो वाद पत्र है, प्रतिवादी का जो लिखित कथन है, उसके आधार पर, एंड द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द पार्टीज, और जो डॉक्यूमेंट पार्टीज ने फाइल किए हैं उनके आधार पर फॉलोइंग इश्यूज वर फ्रेम्ड, इनके आधार पर ये इश्यूज फ्रेम किए जा रहे हैं बाय दिस कोर्ट। तो यहां पर आपको ये डालना है द फाइंडिंग आर गिवन अपोजिट टू द इश्यूज एंड रीजन फॉर फाइंडिंग आर गिवन देयर आफ्टर, मतलब आगे जो है इसकी रीजन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है हेडिंग बना लेंगे, और हेडिंग बनाने के बाद 3 कॉलम आप बनाएंगे, जिसके अंतर्गत पहले कॉलम में सीरियल नंबर, किस सीरियल नंबर में जो है आप वाद प्रश्न विरचित कर रहे हैं, पहला वाद प्रश्न, दूसरा वाद प्रश्न, तीसरा वाद प्रश्न, इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे। बीच में जो है इश्यूज का जो आपका पर्टिकुलर पार्ट है, इसमें आप जो है वाद प्रश्नों की विरचना करेंगे, और जो लास्ट वाला कॉलम होगा इसमें आप जो फाइंडिंग आएगी आपके निर्णय की उन वाद प्रश्नों पर, उनको आपको लिखना होगा। देखिएगा, अगर आप जो है जजमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं सिविल केस का, तो वहां पर आपको निर्णय लिखने के बाद फाइंडिंग लिखना जरूरी है, ये कॉलम बनाना जरूरी है। लेकिन अगर आप जो है जो सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो है वाद प्रश्न और वाद पत्र और जो है लिखित कथन पर वाद प्रश्नों की विरचना कीजिए, तो वहां पर जो है आपको सीरियल नंबर और ये सब बना देंगे, लेकिन फाइंडिंग वाला कॉलम वहां पर बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप बना देंगे तो गलत भी नहीं होगा, तो आप जो है बनाना चाहें तो बना दें, अन्यथा जो है ये 2 कॉलम आप वहां पर निर्मित कर लीजिएगा। अब वहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि द फाइंडिंग आर गिवन अपोजिट टू द इशू, मतलब फाइंडिंग इश्यूज के सामने दी गई है, तो इसको तो लिख लीजिएगा, लेकिन रीजन फॉर फाइंडिंग आर गिवन देयर आफ्टर, मतलब आगे जो है रीजनिंग दी जा रही है, इसको लिखने की जो है यहां पर जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि देखिए, जहां पर सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर जो है मेनली इश्यू फ्रेम करना है, आगे की प्रोसीडिंग तो जो मामला आगे चलेगा तब बनेंगे ना। तो इसी प्रकार से जो है जब निर्णय लिखते हैं, क्योंकि निर्णय लिखते समय सब कुछ हो चुका है, वाद प्रश्न विरचित कर लिए गए हैं, उसका निर्णय लिखने के लिए हम निर्णय लिख रहे हैं, तो वहां पर आगे हम लिख देंगे कि भाई जो उसकी फाइंडिंग है उसको जो है आगे दिया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें आप अपने दिमाग में बैठाकर जो है आप क्या कीजिएगा, आप जो है वाद प्रश्नों की विरचना कीजिएगा। और देखिएगा, मेन बात आप ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इतने जो आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इसको देखने के बाद जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक है, जिस भी राइटर की बुक है, उसमें आप जो है 1 दिन 2 दिन जो है केवल वाद प्रश्नों की विरचना कीजिए। दिमाग में क्या रखना है, वही मैंने आपको बताया कि वादी न्यायालय से क्या चाह रहा है, किस आधार पर चाह रहा है, और जिस आधार पर चाह रहा है क्या उनको जो है प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। अगर स्वीकार किया है तो स्वीकृत तथ्य हो गए, लेकिन अगर स्वीकार नहीं किया है तो वे सभी की सभी जो है क्या बनेंगे, वाद प्रश्न बन जाएंगे। और इसी के साथ प्रतिवादी जो है अगर अपने अभिवचनों में कोई लीगल क्वेश्चन उठाता है, कोई लीगल पॉइंट उठाता है, तो उस पर भी वाद प्रश्न विरचित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप अपने जजमेंट में, अपने एग्जाम में जो है वाद प्रश्नों की विरचना कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि सिविल मामलों में वाद प्रश्न जो है किस प्रकार से विरचित किए जाते हैं, इश्यूज जो है कैसे फ्रेम किए जाते हैं, वे कौन कौन सी बातें हैं जो कि मस्तिष्क में रखना चाहिए जब वाद प्रश्नों की विरचना की जाती है। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ आप समझना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई जो है यथासंभव जरूर करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लॉ रिलेटिंग एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं हम टाइम टू टाइम जो है लाते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नए वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।